हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के नोट्स और जो कि रहने वाले हैं आपकी जेबीटी प्रिपरेशन के लिए, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा, बेसिकली साइंस में फिजिक्स पार्ट ऐसा रहता है जो कि बहुत दिक्कत आती है जिसमें जिसको लर्न करने में। सो फर्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो फिजिक्स से कर रहे हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज से। सो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है? देखिए, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता या डायरेक्शन नहीं होती। देखिए, आप टेम्परेचर को किसी डायरेक्शन में तो मेजर नहीं करते हैं ना, टाइम को किसी डायरेक्शन में तो नहीं मेजर करेंगे, मास को किसी डायरेक्शन में नहीं मेजर करेंगे, राइट। या उनका कोई साइज नहीं रहेगा। तो इसी वजह से इन इन क्वांटिटीज को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, राइट। बट अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें, इनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी। तो अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह तक गए हो, ठीक है, तो आप किसी एक डायरेक्शन में जाओगे, राइट। तो उसकी डायरेक्शन भी आ गई। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम। वेलोसिटी क्या होती है बेसिकली कि आप कितनी स्पीड से चल रहे हो, कितने मीटर एक सेकंड में कवर कर रहे हो, ठीक है, वो होती है आपकी वेलोसिटी। ठीक है, अगर एक्सिलरेशन की बात करें तो वो भी क्या रहेगी आपकी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो आपको बस ये यूनिट्स लर्न करनी है। फोर्स क्या है, आप फोर्स भी किसी एक डायरेक्शन में लगाते हैं, राइट। एंड मोमेंटम, न्यूटन्स थ्री लॉ ऑफ मोशन जो रहेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन तीनों लॉज पे क्वेश्चंस बन जाता है। फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, और लॉ ऑफ इनर्शिया के साथ साथ इजी से एग्जांपल से करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उसको फोर्स ना लगे, या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में रहेगा जब तक उसको कोई फोर्स ना लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बाहर से या इंटरनल मोटिवेशन नहीं मिलेगी, इंटरनल मोटिवेशन विल एक्ट लाइक अ फोर्स, नहीं मिलेगी तो आप वो काम नहीं करेंगे। या आप तो मोटिवेशन आपका क्या हो गया, फोर्स हो गया। अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अब वो एक्सटर्नल फोर्स कौन सी होगी, जो आपको स्टॉप करेगी या फिर जो आपको काम में लगाएगी। आपको स्टॉप करने वाली फोन भी हो सकती है, कोई रैंडमली आपको कॉल भी आ सकता है, राइट। सो और आपका, अगर हम बात करें, जैसे अगर बचपन में होता था ना कि जब तक मदर जो है वो बच्चों बच्चों को अच्छे से डांटती नहीं थी, तब तक क्या होता था, वो हम रेस्ट पे ही रहते थे, राइट। सिमिलरली कोई भी चीज है वो रेस्ट पे ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते या मोशन में ही रहेगी। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ जो है दैट इज लॉ ऑफ एक्सिलरेशन। अब ये क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो किसी भी चीज का मास और वेलोसिटी, ठीक है, कि स्पीड में वो है, वो किस पे डिपेंड करती है, फोर्स पे। अब देखो, आप गाड़ी चला रहे हो और अगर आप फोर्स कम लगाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी। सिमिलरली ये लॉ ये बोलता है कि किसी भी चीज पे अगर हम किसी भी चीज का मास और वेलोसिटी उसके फोर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो दिस इज द लॉ ऑफ योर सेकेंड लॉ, न्यूटन लॉ, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन। किसी ने एक चांटा मारा, आपने बदले में फिर से चांटा लगा दिया। सो बस ऐसा नहीं करना है। बट स्टिल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। जैसे अगर एक गन का एग्जांपल है, गन में से एक बुलेट फायर होती है, तो इक्वल फोर्स किसमें रहता है, आपके कंधों पे भी रहता है, राइट। तो जो आपने देखी होंगी राइफल्स वगैरह रहती है, तो उस पे फोर्स आपके कंधों पे भी लगता है, राइट। सो दिस लॉ एक्सप्लेन्स दैट टू ऑब्जेक्ट्स इन टर्म्स विद अप्लाई विद ईच अदर द फोर्स ऑलवेज कम्स इन पेयर। पेयर तो फोर्स दोनों पेयर में लगेगी, आगे भी लग रही है पीछे भी लग रही है, ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करें, आप गाड़ी में घूम रहे हैं या बस में जा रहे हैं, ठीक है, एकदम से ब्रेक लगती है तो ब्रेक लग रही है, स्टॉप हो रहे हैं, बट आप क्या करते हो, आप मोशन में आ जाते हो एकदम से ब्रेक लगने से। तो ये भी क्या है, आपका एक्शन एंड रिएक्शन का क्या रह जाएगा, आपका लॉ विच इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, मोशन। अब अगर हम मोशन की बात करें, तो मोशन क्या होता है कि कोई भी चीज अगर चल रही है, दैट इज कॉल्ड मोशन। अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, दिस इज द सेकेंड टॉपिक, ये हमारा सेकेंड टॉपिक है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि ऐसा मूवमेंट, राइट, जिसके अंदर कोई भी चीज या तो सीधी चले या फिर
कर्व्स में चले। अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं तो वो सीधा सीधा हाईवे है, तो वो आपका लीनियर मोशन होगा। और अगर आप कर्व्स ले रहे हैं, ठीक है, आपका कर्वी रोड है, तो वो कर्विलीनियर मोशन होगा। तो बेसिकली ट्रांसलेशन मोशन में आप सीधा भी जा सकते हैं और रोटेशन में भी जा सकते हैं। बट अगर आप बार बार ही घूम रहे हैं, ऑब्जेक्ट स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, जैसे आपने देखा है मैरी गो राउंड के अंदर जो रहता है, वो बार बार घूम रहा होता है। तो मैरी गो राउंड आपने देखा होगा, व्हील रहता है, राइट? उसमें बीच में एक व्हील रहता है और उसके ऊपर हम बचपन में चढ़ के गोल गोल घूमते थे। एक स्विंग होता है, बेसिकली झूला होता है। ऑसिलेटरी मोशन, आपने पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी जो आवाज करती है 12 बजे 9 बजे, हर क्वार्टर के बाद आवाज करती है, पेंडुलम बजता है। तो उसमें एक पेंडुलम ऐसे टू एंड फ्रो मोशन की तरह घूमता रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक पेंडुलम बना दूं, तो ये कभी इधर जाएगा घड़ी में और कभी इधर जाएगा। तो ये जो टू और फ्रो मोशन है, that motion is called as your ऑसिलेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन, वो जब भी कोई चीज गोल गोल घूम रही है, सर्कल में घूम रही है, राइट? और सर्कुलर मोशन के अंदर आप किसको ले सकते हो? क्लॉक को भी ले सकते हो। और क्लॉक जो है वो पीरियोडिक मोशन भी है, क्योंकि बार बार घड़ी में 9 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, तो वो पीरियड जो है वो दोबारा सेम है। सिमिलरली एक एग्जांपल है अर्थ का रोटेशन भी आपका क्या है, रोटेशनल मोशन में आ जाएगा और पीरियोडिक में भी आ जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? इन्वॉल्व्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू द एयर फॉलोइंग अ कर्व्ड पाथ। तो अब आपने हवा में गेंद उछाली और वो कर्व्ड पाथ से ऐसे नीचे आई, ठीक है? तो इस तरीके का मोशन जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल ऐसे भी आ सकती है, देखिए बॉल ऐसे भी आ सकती है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। जब आप उछाल रहे हैं तो ये वर्टिकल हो गया। तो इस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क। सो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पहले साइंस कवर कर लें और उसके बाद हम अपना एसएस को कवर अप कर लें, राइट? क्योंकि ये चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती है, फिर हम कंप्यूटर्स पढ़ाएंगे। सो वर्क की बात करें तो वर्क क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर व्हेन अ फोर्स इज अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए, वर्क कभी भी नहीं होगा जब आप अपने आप को एक ही पोजीशन पे रखेंगे, ठीक है? तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्क का, कि वर्क में हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा। आपको एक जगह से दूसरी जगह पे हिलना ही पड़ेगा। और हिलेंगे कब? जब फोर्स लगेगी। कोई भी फोर्स हो सकती है, ठीक है? तो जब कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं कहूँ कि आप बैठे बैठे बुक पढ़ रहे हैं, तो वो वर्क डन नहीं है। बट अगर आप एक बकेट पानी उठा के लेके जा रहे हैं, तो वो क्या है? वर्क है, क्योंकि फोर्स भी लगा और डिस्प्लेसमेंट भी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू वर्क। तो एनर्जी जो क्या रहेगी, एक पर्सन में है जो कि उससे काम करवाएगी, वर्क करवाएगी, और इसकी यूनिट होती है जूल। सो इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ काइनेटिक एनर्जी वो होगी, जो भी चीज चल रही है, गाड़ी चल रही है, पंखा चल रहा है, कोई भी चीज चल रही है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। जो भी चीज रुकी हुई है उसमें क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी चीज रुकी हुई है, चेयर, टेबल, एनीथिंग विच इज इन रेस्ट, ठीक है? मैकेनिकल एनर्जी वो होगी जो कि जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल, जैसे एक कार, कार जब चलेगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और कार जब रुकेगी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। सो हम बोल सकते हैं कि कार में मैकेनिकल एनर्जीज है, मशीन्स में मैकेनिकल एनर्जीज रहती है। थर्मल का मतलब होता है हीट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या है? थर्मल एनर्जी। आप हीट कर रहे हैं पैन को, कुछ खाना बना रहे हैं, आयरन हीट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? थर्मल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है? बेसिकली जो कि स्टोर रहती है स्पेसिफिकली फूड में, या फिर फूड बोल सकते हैं, या आप सेल्स देखते हैं जो रिमोट में सेल डलते हैं, उसमें भी केमिकल एनर्जी होती है। तो ऐसी एनर्जी जो कि स्टोर है, राइट? सो दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, एटॉमिक बॉम्ब्स बनाते हुए इस न्यूक्लियर एनर्जी की बहुत जरूरत होती है, जो कि धमाका यानी एक्सप्लोजन करते हुए काम में आती है। क्योंकि आपको पता है एटॉमिक बॉम्ब्स जो अपने देश के, अपने कंट्री के सुरक्षा के लिए भी बनाए जाते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई वॉर रहती है तो हमारा देश कभी भी, अभी आप देख ही रहे हैं रशिया की वॉर चली रही है। सो अगर ये सारी चीजें न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर, न्यूक्लियर एनर्जी इन सब चीजों को बनाने में काम आती है। अब फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन में बहुत बार लोगों को डाउट रहता है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। अगर फ्रिक्शन नहीं हो, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ, तो आप हवा में
लटक जाओगे और क्या होगा कि देखिए देर आर सो मेनी, अब आप बोलेंगे कि ग्रेविटेशन होता है जो हमें खींचता है, फ्रिक्शन जो होता है वो एक चीज को कांटेक्ट में रखता है, ठीक है। तो अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा, राइट। और अगर स्मूथ नहीं है, अगर रफ है, ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। तो अगर आप देखते हैं कि घर में कई बार जो लॉक होता है वो जाम हो जाता है, उस जाम होने में हम उसमें तेल डालते हैं क्योंकि उसमें फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन की वजह से वो ताला खुल नहीं रहा है। पर जब हम उसमें तेल डालते हैं तो फ्रिक्शन खत्म हो जाता है या कम हो जाता है और आपका ताला बहुत ही इजी से खुल जाता है क्योंकि फ्रिक्शन कम रह जाता है। तो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए सरफेस को स्मूथ बनाइए, और फ्रिक्शन को कम करने के लिए आप देखते हैं कि जब एक एथलीट भागता है तो उसके शूज अलग होते हैं, उनके शूज में स्पाइक्स होते हैं, ठीक है, ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाए। नहीं तो अगर फ्रिक्शन रिड्यूस नहीं होगा तो वो भाग नहीं पाएगा अपनी तेजी से, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रिक्शन। आई होप ये 4 टॉपिक आपको फ्रिक्शन, एनर्जी, वर्क, टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।